डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को पिजन की स्किन के बारे में और कुछ बातें बताऊंगी। आज हम पिजन की स्किन में पाए जाने वाले फैदर्स के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल feather in pigeon. Any contour feather from the general body covering or a flight feather present on wings or tail provides the typical structure. शरीर के सामान्य आवरण का कोई काउंटूर फैदर अथवा पूंछ या पंख का कोई फ्लाइट फैदर एक प्रतिरूपी या प्रारूपिक पर की संरचना दर्शाता है। ए टिपिकल फ्लाइट फैदर consists of a supporting central axis or main stem and an expanded distal portion, the vexillum or venae. एक टिपिकल फ्लाइट फैदर एक सपोर्टिंग केंद्रीय अक्ष या मुख्य स्तंभ तथा एक फैले हुए दूरस्थ भाग वैक्सिलम या वैन का बना होता है। फर्स्ट पार्ट, एक्सिस। The axis is divided in a proximal lower portion, the calamus or the quill, and distal upper portion, the rachis or the shaft. Axis अक्ष के समीपस्थ निचले भाग को कैलेमस या क्विल कहते हैं तथा दूरस्थ ऊपरी भाग को रैकिस या शाफ्ट कहते हैं। तो इस तरह से एक्सिस दो भागों में बटा होता है, कैलेमस तथा रैकिस या शाफ्ट। कैलेमस। द कैलेमस और द क्विल इज hollow, tubular in shape and semi transparent. कैलेमस या क्विल हॉलो, खोखला, नलिकाकार तथा अर्धपारदर्शी होता है। The base of the calamus is inserted into a pit or epidermal follicle of the skin, from which muscle fibers pass to the feather and effect individual movements. कैलेमस का आधार भाग त्वचा के एक गर्त या एपिडर्मल फॉलिकल में धसा होता है, जिसमें स्थित पेशी तंतु पर में प्रवेश कर व्यक्तिगत गतियां उत्पन्न करते हैं। At the lower end of the quill is a small opening, the inferior umbilicus, which receives a small conical nutritive papilla of the dermis, the dermal papilla, through which blood vessels enter to supply nutrients and pigments to the developing feather. क्विल के निचले सिरे पर एक छोटा छिद्र या इंफीरियर अम्बिलिकस होता है। यह डर्मिस से एक छोटे शंक्वाकार पोषक अंकुरक प्राप्त करता है, जिसे डर्मल पैपिला कहते हैं। इस पैपिला से रुधिर वाहिनियां प्रवेश कर वृद्धिशील फैदर को पोषण और वर्णक या पिगमेंट्स देती हैं। A second minute opening, the superior umbilicus, occurs at the junction of the quill
and the rachis on the inner or ventral side. एक दूसरा छिद्र सुपीरियर अम्बिलिकस कैलेमस और रैकिस की संधि पर भीतरी या वेंट्रल सरफेस पर स्थित रहता है। In many birds, including some pigeons, a small tuft of soft feathers called the aftershaft or hyporachis arises near the superior umbilicus and covers it. कुछ कबूतरों सहित अनेक पक्षियों में कोमल परों का एक छोटा गुच्छा जिसे आफ्टरशाफ्ट या हाइपोरैकिस कहते हैं, सुपीरियर अम्बिलिकस तथा सुपीरियर अम्बिलिकस के समीप निकलकर उसे ढक देता है। इन क्रॉसवेरी ईमो एंड एक्सटिंक्ट डायनोसॉरस द आफ्टरशाफ्ट इज एज लॉन्ग एज द मेन फेदर फ्रॉम विच इट अराइजेस। कैसोवरी, एमू तथा विलुप्त डायनोसॉरस में आफ्टरशाफ्ट मेन फैदर जितना ही लंबा होता है जिससे यह निकलता है, लेकिन कबूतर का आफ्टरशाफ्ट आकार में छोटा होता है। रैकिस The rachis or the shaft forms the longitudinal axis of the veni. वेनी का अनुदैर्ध्य अक्ष रैकिस या शाफ्ट से बनता है। It differs from the calamus in being stiff, solid, opaque, roughly quadrangular in transverse section and filled with a closely packed mass of pith cells. यह कड़ा, ठोस, अपारदर्शी, अनुप्रस्थ सेक्शन में लगभग चतुर्भुजाकार और भीतर से मज्जा कोशिकाओं या पित्त सेल्स के समूह द्वारा ठसाठस भरा होने के कारण कैलेमस से भिन्न होता है। A longitudinal furrow, the umbilical groove, runs along the inner or ventral surface of the rachis throughout its length. रैकिस की भीतरी या अधर सतह की पूरी लंबाई पर एक अनुदैर्ध्य खांच होती है जिसे अम्बिलिकल ग्रूव कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, वेनी। The expanded membranous part of the feather is called ven or vexillum. It is divided by the rachis into two unequal lateral halves and its distal end is narrower than the proximal end. पर का फैला हुआ झिल्लीदार भाग वैन या वैक्सिलम कहलाता है। यह रैकिस द्वारा दो असमान छोटे बड़े पार्श्व अर्धभागों में विभाजित होता है। इसका दूरस्थ भाग समीपस्थ भाग की अपेक्षा पतला होता है। The vein is formed by a series of numerous parallel and closely spaced delicate thread-like structures, the barbs or the rami. These arise somewhat obliquely
from the two lateral sides of the rachis. when अनेक समानांतर पास पास सटी कोमल सूत्र के समान संरचनाओं की एक श्रृंखला से बनता है जिसमें बार्ब्स या रैमी कहते हैं। These arise somewhat obliquely from the two lateral sides of the rachis. ये रैकिस के दोनों पार्श्व से कुछ तिरछे बाहर को निकलते हैं। The size of barbs gradually decreases towards the two ends of the rachis. रैकिस के दोनों सिरों पर बार्ब्स क्रमशः छोटे होते जाते हैं। Each barb in its turn gives rise to a double row of many extremely delicate oblique filaments, the barbules or the radii. प्रत्येक बार्ब से फिर अत्यंत कोमल तिरछे तंतु दो पंक्तियों में निकलते हैं जिन्हें बार्ब्यूल्स अथवा रेडाई कहते हैं। The barbules are of two types: distal barbules directed towards the tip of the feather and the proximal barbules directed towards the base of the feather. barbules दो प्रकार के होते हैं: distal barbules जो फैदर के अग्र सिरे की ओर डायरेक्टेड होते हैं तथा प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल्स जो फैदर के आधार की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। The lower edge of the distal barbules is produced into minute hooklets, hemuli or Barbie cells, while the upper edge of the proximal barbules is deeply curled or rolled, forming a groove or फ्लैंज। दूरस्थ बार्ब्यूल्स के निचले किनारों से सूक्ष्म हुकलेट्स निकलते हैं जिन्हें हेमुलाई या बार्बी सेल्स कहते हैं, जबकि समीपस्थ बार्ब्यूल्स का ऊपरी सिरा गहराई से घूमकर या मुड़कर एक खांच या ग्रूव या फ्लैंज बनाता है। Owing to the oblique disposition, the barbules of the adjacent barbs overlap and the hooklets of the distal barbules become interlocked with the curved edge or flanges of the proximal barbules. तिरछे विन्यास के कारण समीपस्थ बार्ब्स का परस्पर ओवरलैपिंग हो जाती है, जिससे डिस्टल बार्ब्यूल्स के हुकलेट्स प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल्स के कर्व्ड एजेस या मुड़े हुए किनारों में फंसकर अंतर्ग्रंथित या इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक टिपिकल फैदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक टिपिकल फैदर के दो पार्ट हैं, सेंट्रल एक्सिस या मेन स्टेम तथा फैला हुआ भाग वैक्सिलम या वेने। सेंट्रल एक्सिस का निचला भाग कैलेमस या क्विल तथा दूरस्थ ऊपरी भाग रैकिस या शाफ्ट। कैलेमस
खोखला है, नलिकाकार है, अर्धपारदर्शी है। इसका आधार भाग फॉलिकल में घुसा रहता है। इसके निचले सिरे पर एक छोटा छेद, जिसे इंफीरियर अम्बिलिकस कहते हैं, स्थित है। एक दूसरा छेद कैलेमस और रेकिस की संधि पर उपस्थित है, जिसे सुपीरियर अम्बिलिकस कहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हाइपोरेकिस या आफ्टर शाफ्ट कहते हैं। वेनी का अनुदैर्ध्य अक्ष रेकिस या शाफ्ट से बनता है। रेकिस की भीतरी सतह पर पूरी लंबाई पर एक अनुदैर्ध्य खांच है, जिसे अम्बिलिकल ग्रूव कहते हैं। पर का फैला हुआ झिल्लीदार भाग वैन या वैक्सिलम कहलाता है। ये रेकिस के द्वारा दो असमान भागों में बटा हुआ है। ये वैनी अनेक समानांतर पास पास सटी हुई कोमल सूत्र के समान संरचनाओं की एक श्रृंखला से बनता है, जिन्हें बार्ब्स कहते हैं। तो ये बार्ब्स रेकिस के दोनों पार्श्वों से कुछ तिरछे बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। रेकिस के दोनों सिरों पर बार्ब्स क्रमशः छोटे होते चले जाते हैं। प्रत्येक बार्ब से फिर अत्यंत कोमल तिरछे तंतु निकलते हैं, जो कि दो पंक्तियों में निकलते हैं। इन्हें बार्ब्यूल्स या रेडाई कहते हैं। With the limited sliding interlocking arrangement, all the barbs and barbules are closely held together so that the veiny forms a flexible, firm, wide, flat and continuous surface, ideal for striking the air in flight. These interlocking parts can be easily pulled apart, for if the veiny is stretched, it will first resist but eventually split. They can be slipped in place again and the original unity restored by drawing them through closed fingers. The birds repair such damaged feathers by preening or pulling them through their beaks. The feathers of ostriches and kiwis that have lost the power of flight lack this interlocking mechanism and are very fluffy. Aftershaft never possesses Barbie cells. इस प्रकार केवल सीमित रूप से सरकने वाली अंतर्गथन व्यवस्था के कारण सभी बार्ब्स तथा बार्ब्यूल्स आपस में ढीले बंधे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप वैन एक लचीली, दृढ़, चौड़ी, चपटी एवं सतत या अविच्छिन्न सतह बनाता है, जो उड़ान के समय वायु पर आघात करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त होता है। गूंथे हुए भाग आसानी से अलग किए जा सकते हैं, क्योंकि वैन को खींचने से यह पहले तो प्रतिरोध करता है, परंतु अंत में फटकर अलग हो जाता है। उंगलियों के बीच दबाकर खींचने पर यह पुनः जुड़कर पूर्ववत किया जा सकता है, क्योंकि अंतर्गत मथन करने वाले भाग
फिसल कर अपनी पूर्व स्थिति में चले जाते हैं। पक्षी अपने टूटे या हानिग्रसित परों को अपनी चोंच के बीच में खींचकर उनकी मरम्मत करते हैं। बगुलों में इस कार्य के लिए पैर में एक विशिष्ट कंकताकार या कंघीनुमा नखर होता है। शुतुरमुर्ग और कीवी के परों में इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म नहीं होती और वे बहुत अधिक रोएदार होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये पक्षी उड़ने में अक्षम होते हैं। इनके आफ्टर शाफ्ट में कोई बारबीसेल्स नहीं होते। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम वैने का एक पोर्शन देख रहे हैं जिसमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है। देखिए, बार्ब्स, रैकिस के दोनों तरफ से ये बार्ब्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। बार्ब्स से फिर बारब्यूल्स निकले हुए दिख रहे हैं। प्रॉक्सिमल बारब्यूल और डिस्टल बारब्यूल। डिस्टल बारब्यूल से हुक लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं जिन्हें हुकलेट्स या बारबी सेल्स कहते हैं, तथा प्रॉक्सिमल बारब्यूल में एक पूरी लंबाई में एक ग्रूव या खांच उपस्थित है। तो ये जो डिस्टल बारब्यूल्स के जो हुक्स हैं वो प्रॉक्सिमल बारब्यूल की खांच में फिट हो जाते हैं। इस तरह से एक इंटरलॉकिंग सिस्टम बन जाता है। तो आज हमने एक टिपिकल फैदर की संरचना पढ़ी। थैंक यू।